हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल एएमपीसी पे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी कैपेसिटर की सारी कर ली थी। एट द सेम टाइम हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़े थे। मैंने उस वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाते वक्त आप लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था। बच्चों देखो, होता क्या है कि कई बार हम लोग एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो उसमें इतनी मतलब कॉम्पैक्ट तरीके से चीजें दे रखी है कि हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ठीक, तो जिस तरीके से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, तो अगर हम इसका यूज करें तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस अगर हम कर लें, मतलब अगर आप मेरी क्लास सिर्फ आज के जितने न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं इतने न्यूमेरिकल्स कर दो, आप लोग सीरीज पैरेलल का कोई भी सवाल आज की क्लास के बाद बना सकते हो। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है। आज से पहले 2 बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी की प्रैक्टिस है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 2 तरीके के, सीरीज पैरेलल, और इसको सॉल्व करने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक, जैसे इस कैटेगरी में एक सवाल है और ये सवाल मैं आज आप लोगों के ऊपर ही छोड़ूंगा कि ये सवाल है C1 C2 C3 AB। सवाल है CAB निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो आंसर बताओ। हाँ, पुराने वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा ये तीनों पैरेलल में है बच्चों, सीरीज में नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है, ये तीनों पैरेलल में है, ध्यान रखना है इसको। ठीक, चलो इसी कैटेगरी में जरा एक और बहुत बढ़िया सा सवाल देखते हैं, और ये बोर्ड का आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो अब आज आप लोग सवाल गिनते रहो, बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग, और हम लोग क्या सारे सवाल आप ही लोग बता दोगे मुझे, इतने आसान है सवाल। देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये सर्किट दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टर्मिनल तो ग्राउंड करा, एक टर्मिनल तो ग्राउंड करा, और दूसरी साइड वाला जो टर्मिनल है बच्चों ये 90 वोल्ट पर है। C1 दे रखा है 30 माइक्रोफैरेड, C2 दे रखा है 15 माइक्रोफैरेड, और C3 दे रखा है 20 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों, अगर हमारे ये 3 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2। मैं सवाल लिख देता हूं। सवाल है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2। तो ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप यहां पर देखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कहानी है, तो हुआ ये कि एक आ गया 90 वोल्ट और दूसरा है ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तो मैं सीधा सीधा भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिजॉल्व करूं, थोड़ा सा सिंपल बनाऊं, तो बच्चों मैंने एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी, और देखो बच्चों ये 90 पर था, ये 0 पर था। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये 90 वोल्ट 0 वोल्ट, 90 वोल्ट से 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 माइनस 0 इज 90, तो 90 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। ठीक, तो कितना चार्ज होगा? चार्ज से पहले मुझे CAB निकालने पड़ेंगे। मान लो ये A है, ये B है, तो बच्चों 1/CAB कितना होगा? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/15। समझ में आई बात? आसान था। CAB निकालेंगे तो Q कितना होगा? Q होगा CAB इंटू 90, यहां से चार्ज आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखो, समझो क्या है। 3 कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, अब सीरीज में कैसे कनेक्टेड है इसको दोबारा एक बार दिमाग लगाते हैं। ठीक है, यहां देखो, मैं एक बार बताता हूं। जो हायर पोटेंशियल पर है उसको मैं प्लस टर्मिनल मान लूंगा, जो लोअर पोटेंशियल पर है उसको माइनस मान लूंगा।
तो बच्चों C1 की ये वाली प्लेट हो गई प्लस, C3 की ये वाली प्लेट हो गई माइनस। अब क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में है? सीरीज में तो प्लस माइनस एक साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो C1 की इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये C2 की इस वाली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो C2 की इस वाली प्लेट से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपनी तरफ। तो जब ये C2 की इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, तो खींचते वक्त यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज यहां से कम होगा, आई मीन जितने इलेक्ट्रॉन यहां से कम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ेंगे। तो सीरीज में चार्ज सेम रहा, समझ गए? अगर यहां फर्दर डिवीजन होता तो दो तरफ से चार्ज खींचता, अभी ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए ये सीरीज है। अगला, इस पर नेगेटिव आएगा तो ये यहां से पॉजिटिव खींचेगा। तो ये तीनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि चार्ज कॉमन है, कांस्टेंट है, सेम है, व्हाटएवर। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये वैल्यू आई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 30, 20 और 15 का अगर मैं एलसीएम कहूं तो बच्चों इसका एलसीएम आएगा 60। तो यहां आ गया 2 प्लस 60 के लिए 3 प्लस 15, यहां पर चौके 60 होते हैं तो 4। तो बच्चों इट इज CAB इज योर 60 डिवाइड बाय 9 माइक्रो फैराड। आसान। तो बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई, जिसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं 3 से कैंसिल करके। तो ये आ गया 20/3। CAB इज योर 20/3। सिंपल। क्वेश्चन में पहले चार्ज निकालो और चार्ज के बाद मैं बोल दूंगा इसके क्रॉस V2 कितना होगा, तो इसके क्रॉस V2 होगा Q/C2। क्वेश्चन कह रहा है C2 के क्रॉस PD निकालो, PD मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां तक आपको समझ में आया सीरीज में किस तरीके से मैंने CAB सॉल्व करा। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर Q टोटल कितना होगा, Q होता है CV। तो CAB कितना है बच्चों, 20/3 यूनिट माइक्रो। तो यहां पर जरा माइक्रो लिख लेना। और V कितना है, वोल्ट 90, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कूलम में आएगा। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये आया 30। ठीक है, तो आएगा 600 माइक्रो कूलम। तो व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज इज योर 600 माइक्रो कूलम। ये मेरा चार्ज आया। चार्ज तीनों के अक्रॉस इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। तो व्हाट इज PD अक्रॉस C2? सो नाउ PD अक्रॉस C2 होगा V2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर Q/C2। तो बच्चों V2 आया Q कितना है, 600 माइक्रोकूलम। C2 कितना है, 15 माइक्रोफैराड। तो कूलम अपॉन फैराड तो वोल्ट हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो कट जाएंगे, एंड 1540। तो V2 कितना आ गया बच्चों, 40 वोल्ट। यानी जो ये टर्मिनल 90 वोल्ट पे था, ये 0 वोल्ट पे था, तो मैंने इमेजिन करा कि बैटरी लगा दी है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से आता है, तो एक बैटरी लगा दी। अब 90 में से यहां और यहां कितने भी खर्च हुए वो आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके क्रॉस जितना खर्च हुआ वो 40 है। अगर आप 600 को 30 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 20। तो इसके क्रॉस 20, इसके क्रॉस 40 और इसके क्रॉस 30, ये आंसर आएगा। तो फिलहाल V2 की वैल्यू पूछी गई थी, जितना पूछा था उतना सॉल्व कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, एक सर्किट में ड्रॉ करता हूं। हम लोग बच्चों सिर्फ कॉम्बिनेशन ही पढ़ने वाले हैं, तो कॉम्बिनेशन में ये कैपेसिटर है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, एंड दैट्स इट। ओके, हाँ तो बच्चों सवाल है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है। तो देखो एक कैपेसिटर आया, फिर यहां से इस तरीके से डिवाइड हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहां से। सबसे पहले तो हम लोग दो पुरानी बातें लिख लें। पहला, एवरी पॉइंट
is at same potential unless there is device in between। तो एक तो जरा मैं इसका ध्यान रखूं, और एक बात और, तो दूसरी बात है मेरी वो ये कि T पॉइंट सॉल्व नहीं होगा, कैंट बी सॉल्व। तो T पॉइंट को सॉल्व मत करना, ठीक। तो T पॉइंट से क्या मतलब है सर? T पॉइंट एक्चुअली ना सीरीज होते हैं ना पैरेलल होते हैं। तो T मतलब देखो यहां पर एक T बन गया, और T की ना 3 लेग होती है। जैसे अगर मैं कहूं इतना ही मेरा T बन गया, देखो ध्यान से मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूं, ये T बन गया। तो जो बच्चों मेरा T बना, T के तीनों एंड पे 3 कैपेसिटर आ गए, सॉल्व नहीं होगा, ठीक, अवॉइड करो। अब जो बच्चे यहां पर अपना दिमाग मारेंगे और बोलेंगे कि सर इस तरीके से ये दोनों सीरीज में है, C1 C2 सीरीज में है, ठीक, तो सर C1 C2 को हम सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आप बेवकूफ हो, क्योंकि T पॉइंट है, चार्ज अगर ये यहां से आगे खींचेगा तो ये 2 पार्ट में बटेगा। कैसे? मैं एक बार दोबारा बताता हूं। देखो, A को हमेशा पॉजिटिव मान लो, B को हमेशा नेगेटिव मान लो। एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल, यानी यहां तक तो B होगा, ये B है, यहां से यहां तक C6 को बदलेगा, यहां से ये B होगा, तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी B होगा। फिलहाल A पॉइंट पर पॉजिटिव है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव आ गया, तो इस पे नेगेटिव आएगा ना। तो ये नेगेटिव कहां से खींचेगा? एक तो इस वाली प्लेट से और एक इस वाली प्लेट से, मतलब C2 और C5 ये नेगेटिव है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों से खींचेगा। तो बच्चों ना ये सीरीज हो सकता है ना ये पैरेलल हो सकता है। सीरीज तो इसलिए नहीं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड तो है, लेकिन चार्ज का इंटरनल डिवीजन हो रहा है। डेफिनेशन देखो, सीरीज पैरेलल जब हमने डिराइव करा था, डेफिनेशन लिखा ही नहीं मैंने, चार्जेस का इंटरनल डिवीजन कतई नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब इसके बाद ये दोनों मेरे सीरीज तो हो नहीं सकते, तो पैरेलल में देख लेते हैं, दोनों पॉजिटिव एक साथ एक पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव अलग गया, इसका नेगेटिव अलग गया, तो कहानी बदल गई। यार समझ में। अब चार्ज डिवीजन में आप ये कह सकते हो कि सर C6 पे यहां नेगेटिव है, C4 पे यहां नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव बीच में लग जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे मैं यहां से कहूं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो भले ही ये L शेप बन रही है, J शेप बन रही है, कुछ भी कह लो, L शेप बन रही है, तो इसको मैं सीरीज में बोलूंगा सिर्फ 4, 5 और 6 को। एट द सेम टाइम यहां पे तार ऐसे ऐसे घुमाई गई है, वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए घुमाई गई है। नाउ आई वांट, जितना मैंने ब्लैक कलर से क्वेश्चन लिखा है, कृपया करके आप लोग उसे नोट कर लें, क्योंकि मैं अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, रिजॉल्व कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, तो यहां पर क्या होगा, C4 को मैं तार खींच के, मतलब इसको खींच के ऐसे कर देता हूं, इसको इधर घुमा देता हूं, क्योंकि वो वही रहेगा। तो बच्चों ये हुआ, यहां से ये हुआ C3 2 माइक्रो और C4 4 माइक्रो। तो बच्चों ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहां पर बच्चों आपको एक डाउट आ रहा होगा कि क्या सर हमें हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने चाहिए, हमेशा? तो मैं ये बोलूंगा बच्चों, इट्स योर चॉइस। अगर आपको लगता है बिना ये करे आपका आंसर आ रहा है, सो प्लीज गो अहेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम वेस्ट होता है, ठीक। लेकिन मैं ये बता क्यों रहा हूं, अगर कोई चीज आपको 0 से शुरुआत करनी है तो मेथड नहीं मिलता। आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले हमारे फिजिक्स में, जब मैं चीजें बता रहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने से पहले, मैंने क्या कहा, हमें पता नहीं चलता एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ना। तो वो चीजें समझने के लिए इस तरीके की नई नई चीजें मैंने इजाद करी है, मैं इस तरीके से आपको नई चीजें कुछ बता रहा था, ठीक। तो ये चीजें जब इजाद करी गई तो उसके हिसाब से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समझा, सोचा। अब जब ये आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग खुद बोलोगे, अरे सर ये बहुत लेंथी मेथड है, मैं तो सीधा सीधा कर लूंगा। कोई चीज अगर आपको समझ में आती है तो आप उसको स्किप करते हो ना थोड़ा सा, ये वो है। इसीलिए कई बार फिजिक्स हमें टफ लगती है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है बच्चों मेरी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत सिंपल सी,
कि भाई साहब ये तीनों मेरे सीरीज में है, तो इसका नाम है सी ए, ठीक। एंड एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूं ये दोनों भी मेरे सीरीज में है, इसका नाम है, या सी ए मत मानो यार, इसे मानो C1 रोमन 1 और इसे मानो C2। तो बच्चों दिख रहा है ये तीनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो अगर 3 सीरीज में है तो 1/C1 क्या होगा, ठीक है। यहां से अगर मैं कहूं 1/C1 क्या होगा, तो बच्चों 3 सीरीज में है, 4 4 और 2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा इन तीनों का 4, 1 + 1 + 2 यहां आ जाएगा, 1 + 1 + 2, तो 4/4 कट के 1 आ गया। C1 आया बच्चों आपका 1 माइक्रोफैरेड, समझ में आई बात। इसी तरीके से 1/C2 आएगा 4 और 2, यानी 1/4 + 1/2, सॉल्व करो तो यहां से आपका C2 आएगा 4 और 2 का एलसीएम बच्चों 4 होगा, एंड 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरेड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब ये चीज मैं बता दूं, जिस तरीके से आप लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया, आप सीख गए, तो आप क्या कह रहे हो सर क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, स्किप कर सकते हैं। आज मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं, जब आप सर्किट को इतना सा भी अगर सॉल्व करोगे ना, तो उसके बाद उस सर्किट का डायग्राम दोबारा बनाओ। एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप जितनी बार पेन चलाओगे आप उतना सीखोगे, पेन ज्यादा से ज्यादा चलाओ। तो बच्चों हम लोग इन तीनों का C1 और इन दोनों का C2 दोबारा बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूं, अपनी प्रैक्टिस के लिए जितना पेन चलाओगे उतना आपको समझ में आएगा। तो बच्चों मैंने 2 टर्मिनल बनाए, फिर से ध्यान दो, 2 टर्मिनल बनाए, एक बार ए से गया C1, अब एक रास्ता ऊपर, तो बच्चों C1, अच्छा 1 और 1 में कंफ्यूज मत होना, ये रोमन 1 है, तो यहां पर ये C रोमन 1, फिर इसके बाद क्या हुआ, नीचे यहां पर मिला आपको C2, और फिर ये दोनों तारे यहां पर B में जुड़ गई, ये दोनों तारे यहां पर B में जुड़ गई। तो अब उम्मीद करता हूं बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी आप लोग इस सवाल को कर सकते थे ना। पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं सही बता रहा हूं बच्चों, ये जो T पॉइंट आया ना, बच्चे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। प्लीज डोंट डू दैट, इसलिए मैंने इंसर्कल करा। मैं आपको बहुत बेसिक से चीजें सिखा रहा हूं, और अगर आपने आज के बेसिक सीख लिए तो आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, बिलीव मी, कोई भी। ओके बच्चों, C1 की वैल्यू है 4, ठीक, तो इसकी वैल्यू है 4 माइक्रो, रोमन वाले की वैल्यू है 1 माइक्रो, और इसकी वैल्यू है 4/3 माइक्रो। तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है कौन से दो सर्किट हमारे, सॉरी कैपेसिटर हमारे पैरेलल में है। तो मैं उसको एक बार सर्कल कर देता हूं ताकि वो चीज हमारे दिमाग में बैठे, ठीक है। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, और जो मैं सर्कल कर रहा हूं प्लीज पे अटेंशन कि ये दोनों सर्कल हुए, ये दो पैरेलल में है। तो बच्चों पैरेलल में अब की बार मैं इसको CP मान लेता हूं, CP। तो मेरा CP क्या होगा, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं बच्चों, पैरेलल में ये हो जाएगा C1 + C2, फिर आंसर क्या आएगा बच्चों, C1 + C2, 1 + 4/3, 1 + 4/3 यानी 7/3 माइक्रोफैरेड। अब अगेन कंफ्यूजन है कि उसके साथ क्या होगा। काफी बच्चे अभी तक समझ गए होंगे कि सर C1 उसके साथ सीरीज में होगा, बट प्लीज बिना डायग्राम बनाए, पहला न्यूमेरिकल है इसीलिए कह रहा हूं, बिना डायग्राम बनाए आगे मत बढ़ो, डायग्राम जरूर बनाओ। ये सीरीज पैरेलल को सॉल्व करने का एक लौता तरीका है। तो बच्चों C1 आ गया, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर CP, ठीक, और ये हो गया B। अब एक काम करते हैं, ये दो आपको दिख रहे हैं सीरीज में, सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या आएगा, 1/CAB
होगा 1/C1 यानी 1/4 और 1/CP यानी 3/7। ठीक, 7 और 4 का एलसीएम आ गया 28। ठीक, ये आ गया 7 + 12। तो बच्चों यहां से CAB कितना आएगा? CAB आएगा 28 अपॉन 7 और 12 19 माइक्रो फैरेड। ठीक, तो ये हमारा सवाल हुआ। ओके, दिस इज एक्चुअली दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता सर्किट बनाऊंगा बच्चों। ओके बच्चों, अगला सवाल, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मैं भी एक बार को नहीं प्रेफर कर रहा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। देखो क्या हुआ यहां पर। सबसे पहले तो ये टी पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरफ कैपेसिटर नहीं है। तो शायद यहां से कुछ सीरीज पैरेलल की कहानी हो, लेकिन बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। यहां दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है। अगेन इससे भी आसान कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा समझदारी ये है कि इसमें इन दोनों को हम लोग पैरेलल में और इन दोनों को हम लोग पैरेलल में ले लें। तो इसका नाम रखा C1 और इसका नाम रखा C2। ठीक, C1 पैरेलल में अगर मैं सॉल्व करूं 1 और 1, पैरेलल में 1 + 1 2 और पैरेलल में 4 + 4 8। आसान सवाल है। तो बच्चों C1 और C2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। C1 है 2 माइक्रो, C2 है 8 माइक्रो। यहां तक आ रहा होगा बच्चों समझ में? ठीक, ये दोनों पैरेलल थे जो कि साफ साफ दिख रहा था, तो इसीलिए मैं आ गया। बट अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता, जो कि मैं अभी इसीलिए अवॉइड कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो C1 C2 यहां से आ गए। अब अगर मैं कहूं सर्किट रीड्रॉ करना है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर्किट तो रीड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सॉल्व नहीं करा तो ये दोनों मैं एज इट इज छोड़ूंगा। देखो ए टर्मिनल, ए से गया ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का, नीचे गया 8 माइक्रोफैरेड का। इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगाया जाएगा, उसका नाम है C1। तार नीचे आ गई, ये दोनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर C1 लगाया, तार नीचे आ गई और B पे आ गई। अब इस 8 के बाद ये 4 और 4 सॉल्व करके भी 8 आ गए थे माइक्रोफैरेड, तो ये तार यहां से ऐसे सीधी आ गई। अब समझ में आ रहा है बच्चों? ये 8 माइक्रोफैरेड, हालांकि 8 था लिख के मुझे C2 लिखना चाहिए। समझ में आ गई बात? आसान था सवाल, है ना? यह क्वेश्चन हमारा क्लियर? ओके, अब 2 और C1 सीरीज में है, तो अब ये काफी आसान हो गया सवाल। यानी ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब करो जब सवाल कठिन लगता हो। तो ये और ये सीरीज में है, इसका नाम C3 ले लो, इसका नाम C4 ले लो। C3 तो अगर मैं यहां से करूं 1/C3 आएगा 1/2 + 1/2, है ना, यानी 1। और यहां से मैं कहूं 1/C4 कितना आएगा 1/8 + 1/C2 भी 8 था, तो C4 आएगा बच्चों यहां से 4 और वो आएगा 1। तो क्या सर्किट बना देखो, ए टर्मिनल से 2 तारें गई, एक इधर एक नीचे एक ऊपर जिसका नाम है C3 और एक नीचे जिसका नाम है C4। ये भी 2 सॉल्व हो गए, ये भी 2 सॉल्व हो गए, तार जोड़ दी, बात खत्म। भी इसको अगर मैं कहूं तो C4 बच्चों एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल वाली कहानी लगाएंगे। तो यहां से C3 है, C4 जरूरी नहीं है मैं यहां बनाऊं, एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल वाली कहानी लगा के इस कैपेसिटर को मैं यहां बना देता हूं, बात खत्म। और अगर स्टिल डाउट है तो चलो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आपकी बार आसान पड़ेगा, देखो बहुत आसान पड़ेगा, देखो समझाता हूं। एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल, जब तक कोई बीच में डिवाइस ना आए, यही बताया था मैंने। तो देखो बच्चों ये पॉइंट क्या होगा B,
ये पॉइंट क्या होगा बी, क्यों, यहां से यहां तक कोई डिवाइस नहीं है। ये पॉइंट क्या होगा बी, और ये पॉइंट क्या होगा बच्चों ए। जो ए से जुड़ा है उसमें पॉजिटिव, जो बी से जुड़ा है उसमें नेगेटिव। तो जो कैपेसिटर है C3 और पढ़ने वाले का नाम है C4, तो जो दो कैपेसिटर है C3 और C4, C3 के दोनों पॉजिटिव ए पर, C4 के C3 और दोनों नेगेटिव, दोनों कैपेसिटर के नेगेटिव बी पर। तो दोनों पॉजिटिव एक साथ, दोनों नेगेटिव एक साथ किसी दूसरे पॉइंट पे सेम कैपेसिटर के, तो ये पैरेलल है। तो पैरेलल अब CAB कितना आ जाएगा, CAB आ जाएगा C4 प्लस C3। C3 कितना आया, ये ना मेरे को सॉल्व करके दिखाना पड़ता। ये आया 1 और ये आया 4, 1 प्लस 4 5 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ये हमारा सवाल, ठीक। हालांकि ये और ये देखने में थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क था, हाँ? और ये वाला बहुत ज्यादा आसान था, ये थोड़ा सा घुमावदार था, है ना? तो इन सब बातों का ध्यान रखो। कोई भी चीज टफ तब हो जाती है जब हमें टी पॉइंट मिलता है, और यकीन मानो बच्चों आप लोगों को टी पॉइंट के सवाल की बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक, आते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सर्किट बनाया है मैंने, लेकिन ये जो सवाल है ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने के बाद आप लोग इतने कैपेबल हो कि ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो मैं बताता हूं, मैं मान करके चल रहा हूं, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अपना आंसर वेरीफाई कर। ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं सीरीज में, तो बच्चों इसको C1 मान लो। C1 75 और 150 को अगर सॉल्व करोगे, एक ट्रिक बताता हूं, देखो क्या होता है। 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये आ गया C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो व्हाट इज योर CS? इट इज C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बच्चों यहां पर कितना आया, 75 इंटू 150 अपॉन 75 प्लस 150 यानी 225। 225 से ये कैंसिल हो गया, 75 75 3 जा एंड 3 से 150, तो ये 50। तो बच्चों ये आ गया 50 पिकोफैरेड। पैरेलल का फॉर्मूला पता चला, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके केस में हमारा ये आंसर आएगा, ठीक। ओके, तो उसके बाद अगर मैं कहूं C1 की वैल्यू हमारी 50 पिकोफैरेड आ गई, ये दोनों सॉल्व हो गए। अच्छा यहां पर आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है। अगेन देखो ये जो है ना, ये टी पॉइंट है, यकीन मानो मेरा ये टी पॉइंट है, बिकॉज 60 और 100 हो गए, नीचे ये तार यहाँ पर आके तो कैपेसिटर जुड़ ही रहा है ना। तो मैं इतने के बाद ही अगर एक सर्किट बना दूं तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें इसी में सॉल्व करने की। ये टी पॉइंट है बच्चों, ये टी के, ये तो वाई जे पता नहीं कैसे कैसे पॉइंट है, बट मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है। इसका नाम C2 ले लो, पैरेलल में ये सीधा सीधा जोड़ते हैं, यानी C2 हो गया बच्चों 200 पिकोफैरेड, ये आप लोग कर ही चुके होंगे। और यहां पर 200 और 300 को सॉल्व करना है सीरीज में, C3, तो 200 इंटू 300 यानी 2 इंटू 300 अपॉन 5। सॉल्व करके ये आएगा 6120 पिकोफैरेड। तो बच्चों इन दोनों का 120 पिकोफैरेड आया, यहां पर 60 और 120 को। अब मैं 60 और 120 को सॉल्व कर रहा हूं, तो आप लोग अब यहां देखो C4, ये दोनों सीरीज में 60 इंटू 120, 60 इंटू 120 अपॉन 180। तो बच्चों दिस इज 3 एंड देन 40 पिकोफैरेड। ये आ गए, यहां तक ये काफी सिंपल था। अगेन आप लोगों ने इसको डायरेक्टली भी कर दिया होगा, मैं नहीं मान सकता, आप लोगों ने इसके बाद तो जरूर एक सर्किट बनाया होगा, ठीक, क्योंकि हर बार इतना सिंपली नहीं होता, एक सर्किट तो बनाना पड़ेगा यहाँ पर।
देखो बच्चों, मैंने 300 पिको फैरेड को टच नहीं करना था, तो ए टर्मिनल से मैंने बोला यहां से ए टर्मिनल से आया आपका 300 पिको फैरेड। अब इन दोनों की जगह आ गया C2। फिर एक नीचे की तार बाद में देखते हैं, इन दोनों की जगह आ गया C3। नीचे वाले का आ गया C4 और ये ऐसे जोड़ रहे। बीच का नाम है बच्चों 140। ठीक, अब 60 का एक और है, 60 पिको फैरेड। आगे 120 नहीं, इट इज 100 पिको फैरेड, और इसके बाद आ रहा है बी। और 300 के बाद एक लाइन गई और यहां 60 से पहले ये सॉल्व होके आ गया 50 आई मीन ये C1 था, तो C1 ज्वाइन हो गया, कहानी खत्म। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं तो ये तीनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, सॉरी ये तीनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं, तो बच्चों इसका नाम रख लेता हूं C5। पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो गया 120, 140 और 40, तो 40 and 140 is 180, 180 plus 20 is 200, so it is C5 is 300 पिको फैरेड। अब इन तीनों के साथ ये सीरीज में आ गया। ठीक, तो अब अगर मैं इस रो को लेट कर दूं C6, तो बच्चों C6 आएगा 1/C6 आएगा 1/C2 प्लस 1/C5 प्लस 1/60। तो बच्चों 1/C6 आएगा 1/C2, C2 यहां से 200 है, 1/C5 यहां से 300 है, और ये 60। एलसीएम के तौर पर मैं 600 ले लेता हूं। एलसीएम 600 तीनों का एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 2 into 3 करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 में 60 वैल्यू से आता है। तो बच्चों ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 10, तो 1/C6। तो C6 कितना आ गया बच्चों 600/15 यानी 40 पिको फैरेड। तो बच्चों यहां से एक 40, उसके साथ पैरेलल में C1, और फिर तीनों सीरीज में। क्वेश्चन देखो, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है हमारी, मैं इसको मिटा देता हूं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये नॉर्मल डेरिवेशन थी। ये और ये। तो बच्चों ये है C6, ये है 300, और आखिरी वाला है 100। ठीक, C6 के साथ नीचे है पैरेलल में C1। तो बच्चों C6 और C1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया C7 A और B। तो C7 पैरेलल में C1 है मेरा 50 और C6 है 40, तो C7 आ गया 50 और 40 90 पिको फैरेड। बात आई समझ में। नाउ व्हाट इज योर 1/CAB? इट विल कम आउट टू बी 1/300 प्लस 1/100 प्लस 1/90। एलसीएम आएगा सबका 900। ठीक, तो इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 9 और इसमें आ गया 10। तो बच्चों CAB आएगा 9, 12, 22, so it is 900/20 को फैरेड। तो बच्चों CAB है 900/22, 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो भी फैक्टर आएगा ये मेरा फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं सेम कैटेगरी का रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है
इनफाइनाइट सेगमेंट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये हो गया, ठीक। और इसके बाद ये जो हमारा सीरीज में मूव करेगा, एक सेकेंड में यहां पर दोबारा बनाता हूं इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज किस तरीके से, ये मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन हमारा वही है, सी ए बी निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ए बी के अक्रॉस, जहां पे सारे कैपेसिटर की वैल्यू सी 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 है। सर्किट देखो बच्चों, यहां पर सर्किट जो बनेगा मेरा, ये कुछ इस तरीके से है, इसकी वैल्यू भी सी, यहां पर भी एक और डिवाइस आ गया, और यहां पर भी एक और आ गया, फिर ये और ये इंफिनिटी तक जाएंगे। समझ में आ रही होगी बच्चों बात। इस तरीके से हमारे ये सारे कैपेसिटर हुए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे सारे कैपेसिटर हुए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। तो बच्चों, जब कभी कोई चीज इंफिनिटी तक जाती है, ठीक, तो हम उस क्वेश्चन को करने के लिए ये समझते हैं कि अगर मैंने यहां पर 10,000 कैपेसिटर लगाए होते और मैं उसमें से 2 कैपेसिटर कम कर दूं, ठीक, तो मेरा आंसर 10,000 कैपेसिटर का के लिए ही है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि लेट सी ए बी, आंसर में मैं कह रहा हूं कि मान लो लेट सी ए बी इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी। बच्चों, यही चीज ना एकदम कैपेसिटर के लिए जैसे है, एकदम यही चीज रेजिस्टेंस के लिए भी दी हुई है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारा एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। अगेन जब एनसीईआरटी की मैं डिस्कस करूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटी लेट कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने बोला सिमेट्री का ध्यान रखते हुए सर्किट मैंने यहां से तोड़ दिया। अगर मैं सर्किट यहां से तोड़ दूं तो देखो क्या होगा, इन दोनों को भूल जाते हैं। अब अगर मैं बाकी बनाऊं, यानी इंफिनिटी से 2 और ले लेता हूं, मतलब देखो मैं सेम चीज दोबारा बना रहा हूं। ए, तो बच्चों मैं यहां पर ये कह रहा हूं, इन दोनों कैपेसिटर को छोड़ के मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। देखो यहां से, तो ये आ गया एक सी, ये वाला, और एक नीचे आ गया यहां से, ठीक। ये दोनों बने सी और सी, और यहां से टर्मिनल, तो ये कटा हुआ था, ये कटने के बाद वाला। अब इसके बाद आगे आपको एक और मिला, उसके बाद एक और है, और ये इस तरीके से था, ठीक। बट यहां पर कितने थे? 4। तो इंफिनिटी से तो तुम 2 और ले लोगे ना यार, और फिर ये कहानी इंफिनिटी चली गई। तो क्या समझ में आया? इतना काटने के बाद, पूरे की कैपेसिटी सी ए बी थी, इतना काटने के बाद तुम्हें फिर से यहां पर ए और बी मिलेंगे, ठीक। यानी इंफिनिटी में अगर तुम 2 कम कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या हुआ, मतलब कि इसमें ये 2 कैपेसिटर, मैं इसको रेड से बनाता हूं ताकि हम इसको डिफरेंशिएट, ये 2 कैपेसिटर जो मैंने हटा दिए थे वो ये है, और फिर से ये टर्मिनल्स ए और बी आए। हालांकि बीच में डिवाइस आ जाता है तो पोटेंशियल बदल जाता है, लेकिन इंफिनिटी के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये 2 कैपेसिटर इधर वाले और बाकी ये। तो अब अगर मैं फिर से कहूं कि सर हम क्या ये सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों ये टी पॉइंट है, सॉल्व नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ टी पॉइंट के अलावा दूसरी बात है कि इंफिनिटी तक जा रहा है, मैं कहां से शुरू करूंगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, लेट सी ए बी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये सी है, ये सी है, इस पूरे को हटा करके मैं क्या बना सकता हूं, दोबारा देखो, ये सी है, और इस तरफ जो आ रहा है ये सी है। पूरे को हटा करके मैंने बोल दिया ये है सी ए बी। हो गया सवाल खत्म। पूरे को हटा
आगे मैंने सी ए बी मान लिया। अब क्या दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में, गलत। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये दोनों सीरीज में आएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाता हूं मैं बच्चों। ये देखो, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, बी पर नेगेटिव तो ये भी बी होगा नेगेटिव, ए पर पॉजिटिव तो ये दोनों पॉजिटिव, ये भी यहां से पॉजिटिव, तो ये दोनों देखो सीरीज में आ रहे हैं। ये नेगेटिव इससे चार्ज कीजिएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों हमारे सीरीज में होंगे क्योंकि बीच में फर्दर डिवीजन नहीं है। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, क्यों? दोनों के नेगेटिव तो बी पर है, बिल्कुल सही, लेकिन दोनों के पॉजिटिव के बीच में एक डिवाइस घुस गया जिसने खेल खराब कर दिया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का तरीका होता है जो आप लोगों को पता होगा। तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज का कैपेसिटर यहां पर सी एस मान लो। तो बच्चों सी एस क्या होगा? सी एस होगा सी इंटू सी ए बी अपॉन सी प्लस सी ए बी। समझ में आई बात? सी एस होगा सी इंटू सी ए बी अपॉन सी प्लस सी ए बी। यहां तक आई होगी बच्चों, आप लोगों को बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां से आए हम लोग, ये हो गया सी एस, और ये इसको मैं यहां बना देता हूं, और ये हो गया सी एस, और ये हो गया सी। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? सी ए बी इक्वल्स टू सी प्लस सी एस। और सी एस कितना आया था? सी एस आया था सी प्लस सी इंटू सी ए बी अपॉन सी प्लस सी ए बी, और यहां भी ये सी ए बी होगा। तो बच्चों इसको अब आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है। हालांकि जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, सी की वैल्यू 2, 4, 1 लिखी होती है, तो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी यहां पर मैंने सी माना है ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर सकें। तो बच्चों देखो, एलएचएस में आया सी ए बी, आरएचएस में इसका मल्टीप्लाई करो तो यह आ गया सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी ए बी, सी इंटू सी ए बी प्लस सी इंटू सी ए बी अपॉन एलसीएम क्या आ रहा है? सी प्लस सी ए बी। इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा बच्चों, तो सी इंटू सी ए बी प्लस सी ए बी का होल स्क्वायर, ये गया ऊपर मल्टीप्लाई करके, सी इंटू दिस, सी ए बी इंटू दिस। आरएचएस में क्या आ रहा है बच्चों? सी स्क्वायर प्लस प्लस सी इंटू सी ए बी प्लस सी इंटू सी ए बी। मैंने इसको प्लस करके 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 से ये कट जाएगा। अब क्या आया बच्चों यहां से? सी ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, या इसको इधर ले आते हैं, सी ए बी का स्क्वायर माइनस सी इंटू सी ए बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम है जहां पे सी ए बी हमारे लिए x था। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके रूट आएंगे सी ए बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है बच्चों। तो माइनस बी यानी कि सी, तो सी ए बी आया मेरा सी, क्योंकि माइनस सी माइनस था तो बी इज योर माइनस सी। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां पर मतलब ये जो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, इसमें a है 1, b है माइनस सी और c है माइनस सी स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो यहां पर मैंने लिखा माइनस बी की जगह सी, देन प्लस माइनस, हालांकि कैपेसिटर प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं, तो प्लस यहां से अब जो मेरी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस ही लगा दो, यहां से जो मेरी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, अब माइनस 4a, a1 है और c है माइनस सी स्क्वायर यानी प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों 4 प्लस 1 5 हो गया, ये आया c प्लस माइनस रूट 5 इंटू सी स्क्वायर रूट के बाहर अपॉन 2। तो सी ए बी का आंसर ये होगा। ये थोड़ा सा जेई के लेवल का हो गया था क्वेश्चन,
बट ये हम लोगों को करना आना चाहिए। देखो क्या करा मैंने, सी ए बी इक्वल टू इस तरीके से सॉल्व करा, सी एस की वैल्यू ये आई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसके साथ एलसीएम ले लिया आई, फिर उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। जो टर्म आ रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बच्चों। ध्यान रखना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी ए बी मेरा एक्स है, तो ये है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ये आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत सॉल्व करा होगा। तो ये था मेरा एक्स करके मैंने इक्वेशन बनाई, और फिर जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो यहाँ पर इसमें पुट करने के बाद ये आ रहा है। तो ये मेरा आंसर था। ठीक, समझ में आया? अच्छा, इसी कैटेगरी में इसको आप नोट कर दो, इसी कैटेगरी में एक और इनफाइनाइट सीरीज का हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी अब की बार इस तरीके से है। देखो ए बी इस तरीके से, ये गया सर्किट। अब ये जो सर्किट गया इसमें पहली ब्रांच आ गई, इसका रेजिस्टेंस इसका कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड, अगले में 2 1 माइक्रोफैरेड के लगे हैं। तो बच्चों मैंने बोला पहली रो का कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड, दूसरी रो की कैपेसिटी है C2, 1 और 1 सीरीज में। तो बच्चों 1 और 1 सीरीज में क्या होगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना आएगा 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। अगला C3, C3 में 4 है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन C3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो एलसीएम लेकर के मैं सॉल्व करूंगा तो ये बच्चों आएगा 4 अपॉन 1, तो C3 आ गया 1 अपॉन 4। अब एक और शॉर्टकट बताता हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 कैपेसिटर आइडेंटिकल अगर सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/4, 8 लगे हैं तो 1/8। तो बच्चों C3 आ गया, अगला C4 में 8 कैपेसिटर लगे हैं, तो कितना आएगा 1/8 माइक्रोफैरेड। कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक, इस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी। तो बच्चों पैरेलल में आंसर क्या आता है बताओ, पैरेलल में आंसर आएगा CAB, पैरेलल में आंसर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 C1 + C2 + C3 + C4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। समझ में आई मेरी बात? C1 कितना है बच्चों 1, C2 कितना है 1 अपॉन 2, C3 कितना है 1 अपॉन 4, C4 कितना है 1 अपॉन 8, C5 कितना होगा 1 अपॉन 16, 2 से डिवाइड होते चले गए। तो बच्चों अब यहां पर आती है प्रॉब्लम नॉन मैथ वाले बच्चों को। जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये बन गया एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि एक सम होता है, इंफिनिटी तक हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो एडिशन है इसका एक फॉर्मूला होता है इसके केस में, वो होता है a अपॉन 1 - r। तो ये सम का जो फॉर्मूला है, सम a अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता है। इसको दोबारा लिखते हैं थोड़ा सा क्लियरली। सम का जो फॉर्मूला है बच्चों, इस एडिशन का फॉर्मूला है a अपॉन 1 - r, जहां पे r है कॉमन रेशियो और a है, a जो है ये है हमारा फर्स्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये सम ही तो है, प्लस ही तो हो रहे हैं। तो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म 1 एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो 1 * क्या क्या डिवाइड करना पड़ रहा है मुझे, या क्या वैसे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें हाफ की मल्टीप्लाई करें, फिर हाफ की करें, फिर हाफ की करें, तो मुझे क्या मिला हियर a बराबर 1 और r बराबर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, हाँ थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, हर टर्म इस तरीके से जो मिल रही है, ये होता है कॉमन रेशियो। तो ये मिला हाफ। तो बच्चों CAB आपको मिलेगा a अपॉन 1 - 1/2। सॉल्व करके ये आ गया 2 ऊपर, तो 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन 2, 2 - 1 अपॉन 2। तो बच्चों 2 गया ऊपर, तो CAB आएगा 2 माइक्रो
क्योंकि ये कैपेसिटर माइक्रोफैराड है। तो बच्चों एक, अगला 0.5, अगला और छोटा, ये छोटे छोटे होते चले गए, लेकिन सबकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है वो आ रही है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को आया होगा सवाल समझ में। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यही 6 क्वेश्चंस रखते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन थोड़े से तगड़े हो गए थे देखने में। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बाकी पूरे असाइनमेंट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहां से देखो। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।